कार्तिक अब अपनी पहचान साबित करने या माया को सच बताने के मूड में नहीं था। वो बस इतना चाहता था कि माया किसी धोखेबाज के झांसे में ना आए। कार्तिक, तुम्हें आज क्या हो गया है? मैं उससे मिलने क्यों नहीं जा सकती? माया ने चौंक कर पूछा। क्योंकि वो इंसान झूठा है, कार्तिक ने झल्लाते हुए कहा। माया की आंखों में अचानक गुस्सा झलकने लगा। उसने ठंडे लहजे में कहा, कार्तिक, क्या तुम इसे थोड़ा ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे हो? मैं इसे ज्यादा कैसे ले रहा हूं? कार्तिक ने हैरान होकर माया की तरफ देखा। तुम कैसे कह सकते हो कि वो झूठा है? सीईएम ने मेरी बहुत मदद की है। उसने मुझे इतने महंगे गिफ्ट्स दिए हैं। तुम उसे झूठा कैसे कह सकते हो? अगर वो झूठा है तो काश इस दुनिया में और भी झूठे लोग होते, माया चिल्लाई। माया को कार्तिक की किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। चाहे वो झूठा हो या नहीं, मैं कह रहा हूं कि तुम्हें उससे मिलने नहीं जाना चाहिए, कार्तिक ने सख्त लहजे में कहा। कार्तिक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मेरी मुलाकात से तुम्हारा क्या लेना देना? क्या तुम बेवजह ज्यादा नहीं सोच रहे? माया गुस्से से भड़क उठी। मैं ज्यादा सोच रहा हूं? माया की यह बात सुनकर कार्तिक को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट कर दी हो। क्या यह सब उसने माया के लिए नहीं किया? लेकिन माया की नजर में वो बस एक बेवजह दखल देने वाला इंसान था। कार्तिक ने माया को अविश्वास से देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। माया ने आगे कहा, कार्तिक, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें जलन हो रही है क्योंकि मैं सीएम के साथ डेट पर जा रही हूं। तुम मुझसे प्यार करते हो, है ना? इसलिए तुमने ये झूठी कहानी गढ़ी है ताकि मुझे उससे मिलने से रोका जा सके। माया की ये बातें सुनकर कार्तिक का गुस्सा और बढ़ गया। मैं तुम्हें पसंद करता हूं? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं? कार्तिक अब चिल्ला पड़ा। हालांकि माया सुंदर थी, लेकिन कार्तिक उसके प्रति आकर्षित नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो, माया ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। कार्तिक, अपने बारे में इतना मत सोचो। हालांकि मैं इन दिनों तुमसे बात करती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बस एक सामान्य हाउसमेट की तरह व्यवहार करती हूं। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई और इरादा नहीं है। शुरू में मुझे तुम्हारे बारे में पॉजिटिव धारणा थी, लेकिन आज जो कुछ तुमने कहा उसने मुझे निराश कर दिया है। माया की बात सुनकर कार्तिक ने एक गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ। वो माया को समझाने की कोशिश छोड़ चुका था। आखिर माया की नजर में वो सिर्फ एक बेकार इंसान था। अगर माया को उस कथित सीएम से धोखा खाना था तो खा ले। जो भी हो, मैंने अपनी बात कह दी। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो जाओ और मिल लो। कार्तिक की आवाज में अब थकान और निराशा साफ झलक रही थी। माया कुछ देर के लिए चुप रह गई, फिर उसने अपना रुख बदला और कमरे से बाहर निकल गई। कार्तिक ने बस चुपचाप उसे जाते हुए देखा। शुरुआत में उसने माया को महंगे गिफ्ट्स दिए थे क्योंकि वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि उसने शायद गलती की। माया की कही हुई बातों ने उसका दिल तोड़ दिया था। कमरे का दरवाजा बंद कर वो अपने बिस्तर पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी सो नहीं पाया। उसकी बेचैनी की वजह कोई और नहीं बल्कि माया का आज का व्यवहार था। शायद माया की नजर में मैं एक नाकाम इंसान हूं। शायद उसके लिए मैं उसके लेवल का नहीं हूं। कार्तिक ने हल्की आह भरी। भले ही वो माया के पीछे नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं वो बात चुभ रही थी। अब जबकि वो एक अमीर इंसान बन चुका था, उसे लग रहा था कि अगर कोई उसकी सच्चाई जान लेगा तो शायद चीजें बदल सकती हैं। लेकिन जो लोग उसकी संपत्ति के बारे में नहीं जानते थे, वे उसे बस नजरअंदाज करते थे। शायद आजकल की दुनिया सिर्फ पैसों पर चलती है, उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने सोने की कोशिश करते हुए माया के बारे में सोचना छोड़ दिया। अगली सुबह सुबह के 8 बज रहे थे। नहाने और तैयार होने के बाद कार्तिक क्लास के लिए निकलने वाला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने माया को अपने कमरे से बाहर निकलते देखा। आज माया कुछ ज्यादा ही ग्लैमरस लग रही थी। उसने एक टाइट टी शर्ट पहनी हुई थी जिससे उसकी बॉडी की फॉर्मेलिटी साफ झलक रही थी। उसकी गर्दन पर एक सिल्वर नेकलेस था जो उसके कॉलर बोन पर परफेक्टली फिट हो रहा था। उसने एक छोटी सी स्कर्ट पहनी थी जो उसके फिगर को और निखार रही थी। उसकी सीधी लंबी टांगें काली हाई हील्स में और भी खूबसूरत लग रही थीं। कार्तिक बस उसे देखता रह गया। उसे साफ समझ आ गया कि माया आज उसी फेक सीएम के साथ डेट पर जा रही थी। कार्तिक थोड़ा निराश महसूस कर रहा था।
ऐसा लग रहा था कि माया को अभी भी उस पर विश्वास नहीं हुआ है। उसने माया की तरफ देखा, फिर उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए बाहर जाने लगा। कार्तिक! माया ने अचानक आवाज दी। कार्तिक रुक गया और उसकी ओर मुड़कर भावशून्यता से पूछा, क्या हुआ? ओह, कल रात के लिए मुझे माफ कर दो। मैंने जरूरत से ज्यादा रिएक्ट किया और सीमा पार कर दी। माया उसके पास आई और धीरे से बोली। ठीक है, कार्तिक ने शांत स्वर में जवाब दिया। उसने माया को और सलाह देने की कोशिश नहीं की कि वह उस अजनबी से न मिले। उसने बस माया को वहीं छोड़ दिया और अपार्टमेंट से बाहर चला गया। कक्षा में आधे घंटे बाद कार्तिक अपनी क्लास में पहुंच गया। क्लास शुरू होने में अभी 10 मिनट थे, इसीलिए ज्यादातर सीटें खाली थीं। उसके दोस्त सिद्धार्थ और सूर्यांश अभी तक नहीं आए थे। कार्तिक ने क्लास के पिछले हिस्से में एक सीट चुनी और बैठ गया। उसने अपना फोन निकाला और हैक हुए ट्विच अकाउंट को वापस पाने के तरीके ढूंढने लगा। कुछ देर कोशिश करने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया। 5 मिनट बाद क्लास में धीरे धीरे छात्र आने लगे। आयुष, अंजलि और रश्मि भी आ गए। आयुष ने जब कार्तिक को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। कल के न्यू सेंचुरी रेस्तरां वाले इंसिडेंट की वजह से आयुष को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। वह अब बदला लेने की सोच रहा था। उधर अंजलि भी कार्तिक की तरफ नफरत भरी नजरों से देख रही थी। आयुष के परिवार के बिजनेस पर असर पड़ा था, जिससे वो काफी परेशान थी। मे यंग का मामला तो अलग ही था। उसे कार्तिक के साथ हुए पिछले इंसिडेंट की वजह से अब भी अपमान महसूस हो रहा था। क्लास शुरू घंटी बजी और क्लास शुरू होने का संकेत मिला। रेचल वैलेस, क्लास की लेक्चरर, अंदर आईं। उसने एक फॉर्मल ड्रेस पहन रखी थी, हल्का मेकअप किया हुआ था और एक बॉडी हैगिंग स्कर्ट पहनी थी। उसकी पतली और गोरी टांगें हाई हील्स में और भी खूबसूरत लग रही थीं। सिद्धार्थ रेचल को देखकर खुश हो गया। उसने कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, यार, हमारी लेक्चरर बहुत हॉट है। काश मेरी शादी रेचल वालेस जैसी किसी से हो पाती। सिद्धार्थ की यह बात सुनकर कार्तिक हंस दिया, लेकिन उसकी नजर भी पोडियम पर खड़ी रेचल पर थी। उसने अनजाने में वो घटना याद कर ली जब उसने गलती से उसे हॉस्टल में कपड़े बदलते देख लिया था। रेचल के खूबसूरत फिगर की छवि उसके दिमाग में साफ साफ आ रही थी। क्लास में मोड़ इस बीच रेचल परेशान लग रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। कार्तिक, मेरे साथ बाहर आओ, रेचल ने ठंडे स्वर में कहा। कार्तिक एक पल के लिए चौंक गया। उसने खड़े होकर पूछा, मैम, क्या बात है? इस क्लास में अब हर कोई सेल्फ स्टडी करेगा। कार्तिक, मेरे साथ बाहर चलो। रेचल की आवाज में ऐसा रुखापन था कि क्लास में सब चुप हो गए। कार्तिक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन वह चुपचाप खड़ा हुआ और रेचल के पीछे पीछे क्लास से बाहर चला गया। कार्तिक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया और बिना कुछ कहे कक्षा से बाहर चला गया। उसने देखा कि रेचल रुकी नहीं। इसके बजाय वह सीधे छात्रावास की तरफ बढ़ने लगी। कार्तिक उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके मन में सवाल था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो रेचल उसे अपने छात्रावास ले जा रही है, लेकिन उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि उसके चलने के अंदाज और उसकी लंबी गोरी टांगों को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। कक्षा में बैठे छात्र भी चौंके हुए थे। किसी को नहीं पता था कि क्या हुआ है। सिद्धार्थ, तुझे लगता है कि कार्तिक ने मैडम को नाराज किया है? सूर्यांश ने धीमी आवाज में पूछा। मुझे नहीं लगता। मेरा मतलब है, कार्तिक ऐसा कुछ क्यों करेगा? सिद्धार्थ ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में चिंता झलक रही थी। अगर उसने वाकई नाराज किया है तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है। सुश्री वालेस के साथ उलझना आसान नहीं है। दूसरी तरफ आयुष, अंजलि और मे यंग जैसे लोग मन ही मन खुश हो रहे थे। उनके मन में यह ख्याल आ रहा था कि अगर कार्तिक मुसीबत में पड़ जाए और उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए तो अच्छा रहेगा। छात्रावास की ओर कार्तिक अभी भी रेचेल के पीछे पीछे चल रहा था। उसने आखिरकार झिझकते हुए पूछा, मैडम, आप मुझे यहां क्यों लेकर आ रही हैं? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, रेचेल ने बिना भाव के जवाब दिया। छात्रावास में पहुंचने पर रेचेल अपने कमरे में दाखिल हुई। उसने बिस्तर पर बैठकर अपने गोरी टांगें एक के ऊपर एक टिका ली। तो कार्तिक, क्या तुम्हें अंदाजा है कि मैं तुम्हें यहां क्यों लाई हूं? उसने कार्तिक की ओर देखते हुए पूछा। कार्तिक थोड़ा चौंक गया। उसने असहाय स्वर में कहा, मैडम, अगर ये उस दिन की बात है तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैंने आपको कपड़े बदलते नहीं देखा था। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही हूं, रेचेल ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। तो फिर बात क्या है?
कार्तिक ने हैरानी से पूछा। क्या तुमने नोटिस किया कि मेरे छात्रावास से कुछ गायब है? रेचेल ने धीरे से पूछा। गायब? क्या चीज? कार्तिक पूरी तरह से उलझन में था। उसने खुद से कहा कि वह सिर्फ शिक्षण सामग्री देने के लिए यहां आया था। उसने तो कुछ लिया भी नहीं, फिर कुछ गायब कैसे हो सकता है? मैडम, आपने क्या खोया है? उसने सवाल किया। उसकी आवाज में साफ साफ हैरानी झलक रही थी। कहानी को व्यवस्थित और सरल भाषा में दोबारा लिखा गया। कार्तिक ने कुछ देर सोचा, फिर झिझकते हुए पूछा, मैडम, आखिर आपने मुझे क्यों बुलाया है? रेचेल ने उसकी बात अनसुनी करते हुए बालकनी की ओर इशारा किया और सख्त आवाज में कहा, बालकनी में जाओ और देखो क्या गायब है। अब भी अपनी गलती मानने से इनकार करोगे? कार्तिक ने बालकनी की तरफ देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन एक चीज जो गायब थी वह था बालकनी में कपड़े सुखाने वाले हैंगर से सेक्सी खोखला पजामा। मैडम, आपकी बालकनी में क्या गायब है? उसने आश्चर्य से पूछा। रेचेल ने उसकी उलझन भरी हालत देखी और तंज कसते हुए कहा, तुम सच में नहीं जानते या सिर्फ अनजान बनने की एक्टिंग कर रहे हो? मैडम, सच में मुझे कुछ नहीं पता, कार्तिक ने असहाय होकर कहा। रेचेल ने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया, फिर सख्त लहजे में बोली, मेरा पजामा जो मैंने बालकनी पर सुखाने के लिए रखा था गायब है, और मेरे कमरे में तुम्हारे अलावा कोई और आया ही नहीं। अगर तुमने नहीं चुराया तो और कौन चुरा सकता है? कार्तिक को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रेचेल उसे पजामा चोरी करने का इल्जाम लगा रही है। मैडम, मैं मानता हूं कि मैं उस दिन बालकनी में गया था, लेकिन मैंने आपका पजामा नहीं चुराया। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तुम ही तो मेरे कमरे में थे। अगर तुमने नहीं चुराया तो बताओ किसने किया? रेचेल गुस्से में चिल्लाई। लेकिन मैडम, कार्तिक ने थोड़ा रुककर कहा, मैं आपके कमरे में गया था, लेकिन मैंने बालकनी में किसी और को देखा था। शायद उसी ने चुराया हो। रेचेल उसकी बात सुनकर झुंझला गई। उसने आंखें तरेरते हुए कहा, कार्तिक, क्या तुमने मुझसे यह नहीं कहा था कि तुम कॉकरोच मारने में मदद करने के लिए बालकनी में गए थे? और अगर कोई और आया भी होता तो जब तुम गए थे तब मेरा पजामा वहां था। मुझे तब पता चला कि मेरा पजामा गायब है, जब मैं रात में वापस आई। रेचेल ने उसकी कहानी में झूठ पकड़ लिया था। अगर जब मैं गया तब पजामा वहां था, तो आप कैसे कह सकती हैं कि मैंने उसे चुराया? कार्तिक ने फौरन पलटकर पूछा। रेचेल उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन कार्तिक का जवाब सुनकर वह थोड़ी कंफ्यूज भी लग रही थी। संपादित और सरल भाषा में कहानी। रेचेल कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, तो क्या तुम बाद में वापस आए और मेरा पजामा चुरा लिया? कार्तिक ने हताशा में कहा, मैडम, आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। मैं आपके डॉर्मेट्री में कई बार आ चुका हूं। अगर मुझे वाकई आपका पजामा चुराना होता तो मैं यह बहुत पहले कर चुका होता। अब तक इंतजार क्यों करता? रेचेल ने उसकी बात पर गौर किया। वह उसे घूरते हुए सोचने लगी। कार्तिक ने आगे समझाया, इसके अलावा मैडम, मैं पहले से ही आपके काफी करीब हूं। अगर मैंने आपका पजामा चुराया होता तो मैं सबसे पहला संदिग्ध होता। क्या मैं ऐसा करने का इतना बड़ा जोखिम उठाऊंगा? रेचेल उसकी ओर देखने लगी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वह कुछ गहराई से सोच रही हो। कार्तिक इस पल काफी घबराया हुआ था। उसे यकीन नहीं था कि रेचेल उस पर विश्वास करेगी या नहीं, लेकिन वह दृढ़ था कि वह दोष अपने सिर पर नहीं लेगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद रेचेल ने कहा, तो तुमने मेरा पजामा नहीं चुराया? बिल्कुल नहीं मैडम, कार्तिक ने फौरन सिर हिलाते हुए कहा। रेचेल ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेती हूं, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने ही यह किया है तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। कार्तिक ने आश्वस्त होकर कहा, चिंता मत कीजिए मैडम, मैंने आपका पजामा नहीं चुराया। मैं आपका पजामा क्यों चुराऊंगा? रेचेल ने हल्के तंज भरे लहजे में कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम लड़के मेरा पजामा चुराकर क्या करते हो? कार्तिक थोड़ा झेंप गया और चुप रहा। रेचेल ने मुस्कुराते हुए कहा, कार्तिक, ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता क्लास के लड़के मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जब वे मुझे देखते हैं तो उनकी आंखों में जो चमक आती है मैं सब समझती हूं। शायद तुम लोग मेरी पीठ पीछे बातें भी करते होगे। कार्तिक ने उसकी बात सुनी और शर्म से लाल पड़ गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वह चुपचाप खड़ा रहा। संपादित और सरल भाषा में कहानी। कार्तिक ने कभी सोचा भी नहीं था कि रेचेल इतनी सीधी और बोल्ड होकर उससे इस तरह की बातें करेगी। जैसे ही रेचेल ने उसके हाव भाव देखे, वह मुस्कुराई और फिर अपना कोट उतार दिया। उसने एक टाइट फिटिंग औपचारिक शर्ट पहनी हुई थी
जो उसके लुक को और आकर्षक बना रही थी। ओह कार्तिक, तुम इतनी दूर क्यों खड़े हो? यहां आओ और मेरे पास बैठकर मुझसे बात करो, उसने मुस्कान के साथ कहा और बगल की जगह पर थपथपाया। कार्तिक यह सुनकर एक पल के लिए अचंभे में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि रेचेल उसके साथ क्या खेल खेल रही थी। ओ कार्तिक, अभी भी वहीं क्यों खड़े हो? जल्दी से आ जाओ, उसने फिर से नखरे भरी मुस्कान के साथ कहा। ठीक है मैडम, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, कार्तिक ने थोड़ा अजीब ढंग से जवाब दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह मोहक महिला आखिर चाहती क्या थी, इसलिए उसने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। ठीक है, रेचेल ने कहा और फिर अपनी सेक्सी टांगों को ऊपर उठाते हुए थोड़ा पीछे की ओर झुक गई। वह एक आकर्षक पोज में आ गई। उसने हल्के स्वर में पूछा, ओह मेरे प्यारे कार्तिक, क्लास में लड़के मेरे बारे में क्या कहते हैं? मैडम, वो सब आपकी सुंदरता, अच्छे व्यक्तित्व और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स की तारीफ करते हैं, कार्तिक ने विनम्रता से जवाब दिया। ओह कार्तिक, हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। कुछ ऐसा बताओ जो मैं अक्सर न सुनती हूं, रेचेल ने उसे बीच में टोकते हुए कहा और थोड़ा मुस्कुराई। कुछ ऐसा जो आप अक्सर नहीं सुनती, कार्तिक ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया। मैडम, मैं क्लास में किसी से ज्यादा बात नहीं करता, तो मुझे नहीं पता कि वे आपके बारे में क्या कहते हैं। तो फिर तुम मुझे कैसी औरत मानते हो? रेचेल ने उत्सुकता से पूछा। आप एक प्रतिभाशाली, सुंदर और दयालु महिला हैं, कार्तिक ने तुरंत जवाब दिया। तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूं? उसने थोड़ी खुशी से पूछा। हाँ, बहुत सुंदर और बहुत सेक्सी, कार्तिक ने हल्के से सिर हिलाया। तो फिर ईमानदारी से बताओ, क्या तुमने मेरे बारे में कभी गुप्त रूप से सोचा है? रेचेल ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए पूछा। ठीक है, कार्तिक रेचेल वालेस की बात सुनकर दंग रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि रेचेल उसे ये सब बताकर क्या साबित करना चाहती थी। हाँ या नहीं? रेचेल ने उसकी तरफ देखा और सीधा सवाल कर दिया। नहीं, कार्तिक ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी आंखों में सब साफ दिख रहा है, रेचेल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वैसे अगर तुमने किया भी होता तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम मेरा पजामा तो चुरा नहीं सकते थे, है ना? मैडम, मैंने सच में आपका पजामा नहीं चुराया। कार्तिक अब परेशान हो गया और उसकी आवाज थोड़ा ऊंची हो गई। रेचेल ने कार्तिक को ध्यान से देखा। उसने उसे भटकाने और सच उगलवाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि कार्तिक इतनी आसानी से बहकने वाला नहीं है। उसने आगे पूछताछ करना छोड़ दिया। ठीक है, अगर तुमने नहीं चुराया तो मैं तुम्हें जाने देती हूं, जा सकते हो, रेचेल ने उसे हाथ हिलाकर इशारा किया। ठीक है, कार्तिक ने राहत की सांस ली और कमरे से बाहर जाने लगा। ओह हाँ कार्तिक, मेरे दोस्त के बार का उद्घाटन परसों है, अपनी पार्ट टाइम शिफ्ट पर वहां काम करने आना मत भूलना, रेचेल ने जाते जाते उसे याद दिलाया। चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा, कार्तिक ने हल्के स्वर में जवाब दिया। और सुनो, आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना, और यह भी कि मैंने वो पजामा पहना था, अगर बताया तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं, रेचेल ने चेतावनी दी। मुझे पता है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कार्तिक ने असहाय होकर कहा। फिर वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। रेचेल अपने बिस्तर पर अकेली बैठी रही। उसकी आंखें सोच में डूबी हुई थीं। ओह, रेचेल के कमरे से बाहर निकलने के बाद कार्तिक ने गहरी सांस ली। उसकी घबराहट भी काफी कम हो चुकी थी। हालांकि $10 ट्रिलियन की संपत्ति विरासत में मिलने के बाद उसका जीवन बदल गया था, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली। जब भी वह रेचेल जैसी किसी महिला से मिलता तो उसे अजीब सी घबराहट महसूस होती। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों होता था। 5 मिनट बाद कार्तिक अकेले कक्षा में वापस आया। ब्रेक खत्म हो चुका था। कक्षा में सभी छात्र बातें कर रहे थे। सिद्धार्थ ने कार्तिक को आते देखा और जल्दी से उसके पास पहुंचकर पूछा, कार्तिक, मिस वालेस ने तुम्हें क्यों बुलाया? कुछ नहीं, उन्होंने बस मुझसे सामान उठाने में मदद मांगी थी, कार्तिक ने सहजता से कहा। वह सिद्धार्थ को असली बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा सका, वरना रेचेल उसे छोड़ती नहीं। सिद्धार्थ और सूर्यांश को याद था कि रेचेल पहले भी कार्तिक से सामान शिफ्ट करवाने के लिए कह चुकी थी। उन्हें कोई शक नहीं हुआ। अच्छा कार्तिक, क्या तुम आज क्लास के बाद फ्री हो? सिद्धार्थ ने अचानक पूछा। हाँ, क्यों? कार्तिक ने जवाब दिया। अगर तुम फ्री हो तो चलो डेस्क में चलते हैं और कुछ पीते हैं। सिद्धार्थ ने कार्तिक की ओर देखा और रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया।
एक ड्रिंक? कार्तिक थोड़ा उलझन में था। वह पहले कभी बार नहीं गया था क्योंकि वह इसका खर्च नहीं उठा सकता था, लेकिन इस बार सिद्धार्थ ने खुद पहल करते हुए उसे बार में बुलाया था। हाँ, क्या तुम्हारा अंजलि से ब्रेकअप नहीं हुआ? मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अच्छे मूड में नहीं हो, इसलिए मैंने सिंडी से कहा कि वह अपने हॉस्टल की कुछ लड़कियों को भी बुला ले। इस तरह हम उनसे अच्छी तरह मिल सकते हैं, सिद्धार्थ ने खुशी खुशी बताया। कार्तिक को पता था कि जिस सिंडी की बात हो रही थी वह वही लड़की थी जिससे सिद्धार्थ का क्रश था, लेकिन उनके बीच क्या चल रहा था यह कार्तिक नहीं जानता था। भाई, मुझे बार में जाना पसंद नहीं है, तुम दोनों चले जाओ, कार्तिक ने थोड़ी झिझक के बाद मना कर दिया। नहीं, मैं पहले ही सिंडी से यह प्लान बना चुका हूं। उसके हॉस्टल की 2 और लड़कियां भी सिंगल हैं और हम यहां 3 हैं। और सुनो, सिंडी के हॉस्टल में नताशा स्कॉट नाम की एक खूबसूरत लड़की भी है। मैं तुम्हारा विंगमैन बनूंगा, शायद तुम दोनों साथ हो जाओ, सिद्धार्थ ने जोश में कहा। सिद्धार्थ का उत्साह देखकर कार्तिक इतना शर्मिंदा हो गया कि और मना नहीं कर सका। उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह मुझे पसंद करेगी। तुम्हें कैसे पता कि नताशा तुम्हें पसंद नहीं करेगी? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने बटुए से $2000 निकालकर कार्तिक की तरफ बढ़ा दिए। कार्तिक ने चौंक कर देखा और पूछा, तुम मुझे पैसे क्यों दे रहे हो? देखो, आजकल लड़कियों को अमीर लड़के पसंद आते हैं। ये पैसे रख लो, डस्क में आज रात का बिल तुम भर देना। जब लड़कियां तुम्हें पेमेंट करते हुए देखेंगी तो उनकी नजर में तुम्हारी इमेज बेहतर बनेगी, सिद्धार्थ ने हंसते हुए समझाया। कार्तिक ने उन $2000 को देखा। सिद्धार्थ की बात से वह थोड़ा भावुक हो गया। थोड़ी झिझक के बाद उसने पैसे रख लिए। इसी दौरान एक और लड़के ने सिद्धार्थ की तरफ मुड़कर कहा, सिद्धार्थ, तुम्हें वो सीएम याद है जिसने कुछ दिन पहले ट्विच पर $1 मिलियन का गिफ्ट दिया था? यह सुनकर कार्तिक भी अनायास उसकी बात पर ध्यान देने लगा। यह लड़का जैक जेनसन था, जो उनकी क्लास में हमेशा गपशप करता रहता था। जैक को यूनिवर्सिटी में हर छोटी बड़ी बात पता होती थी। वह वही था जिसने यह अफवाह फैलाई थी कि रेचेल किसी की रखैल है। हालांकि उसकी फैलाई गई अफवाहें कई बार झूठी होती थीं, लेकिन कुछ बार सही भी साबित हो जाती थीं। इसलिए क्लास के स्टूडेंट्स उसकी बातों को अक्सर तथ्य मानते थे। हाँ, मुझे याद है। क्यों, क्या हुआ? सिद्धार्थ ने सिर हिलाते हुए पूछा। मुझे पता है कि वह सीएम कौन है, जैक ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही उसने यह दावा किया, क्लास के पिछले बेंच पर बैठे स्टूडेंट्स उसके पास आ गए। जैक, वो सीएम कौन है? एक खूबसूरत लड़की ने उत्सुकता से पूछा। मैं आपको बता दूं, सीएम इंडिया यूनिवर्सिटी का छात्र है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि वह किस साल में पढ़ता है, जैक ने माहौल को और गंभीर बनाते हुए कहा। पर जहां तक मैंने सुना है, सीएम ने कहा है कि वह उस महिला स्ट्रीमर माया को अपने साथ बिस्तर पर ले जाएगा, और जब वह ऐसा करेगा तो वह इसका लाइव स्ट्रीम भी करेगा, वो भी हमारे यूनिवर्सिटी के मंच से। यह सुनते ही कार्तिक के होश उड़ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर बिजली गिरा दी हो। अगर जैक सच कह रहा था तो इसका मतलब था कि उसका डर सही था। किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया होगा और माया को धोखा देने के लिए उसका नाम इस्तेमाल किया होगा। जैक, क्या तुम सीरियस हो? क्या सीईएम वाकई इंडिया यूनिवर्सिटी का छात्र है? तुम सिर्फ हवा में बात कर रहे हो या सच बोल रहे हो? मैं इंडिया यूनिवर्सिटी में किसी ऐसे अमीर लड़के को कैसे नहीं जानता? पिछली बेंच के छात्रों में हलचल मच गई। सभी के बीच गपशप शुरू हो गई। कोई कैसे एक महिला स्ट्रीमर पर इतना पैसा खर्च कर सकता है? इंडिया यूनिवर्सिटी का सबसे अमीर लड़का भी ऐसा नहीं करेगा, जैक ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि सीएम कितना अमीर है। उसका पैसा हमारी सोच से परे है, सिद्धार्थ ने जैक की बात का समर्थन करते हुए कहा। सही बात है, $1 मिलियन हमारे लिए बहुत बड़ी रकम हो सकती है, लेकिन अमीर लड़कों के लिए यह सिर्फ 1 महीने का जेब खर्च है। और वैसे भी ये अमीर बच्चे स्ट्रीमर्स के साथ मजे लेना पसंद करते हैं। जब उनसे बोर हो जाते हैं तो किसी और को चुन लेते हैं। जैक ने आगे जोड़ा। सीएम की फेम अब इतनी बढ़ गई है कि जब वो कुछ कहेगा तो कई महिला स्ट्रीमर्स खुद उसके पास आने लगेंगी। क्लास में बैठे लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। एक लड़की जो काफी आकर्षक थी, उसने हल्की सी आह भरते हुए कहा, काश मेरी किस्मत इतनी अच्छी होती कि सीएम मुझ पर भी ध्यान देता। यह सुनकर कार्तिक का चेहरा एकदम फीका पड़ गया। अगर जैक सही था तो इसका मतलब था
कि कोई उसका नाम लेकर गलत काम कर रहा है। उसने खुद से सोचा, क्या माया को पहले ही धोखा देकर होटल में बुलाया गया होगा? उसने अपनी बेचैनी छिपाते हुए पूछा, जैक, क्या तुम्हें पता है सीईएम का असली नाम क्या है? जैक ने चिढ़ाते हुए जवाब दिया, मुझे कैसे पता होगा, और तुम क्यों पूछ रहे हो? पिछली बार तुम्हारे पास सबको दावत देने के पैसे नहीं थे, अब क्या तुम टॉय बॉय बनने की सोच रहे हो? क्लास में जोर जोर से हंसी गूंजने लगी। कार्तिक ने चुपचाप अपनी निराशा को दबा लिया। पिछली बार जब उसने इंडिया पैलेस में क्लास को दावत दी थी तो कुछ लोगों की राय उसके बारे में बदली थी, लेकिन गहराई में वे अब भी उसे एक गरीब और असफल लड़का मानते थे। कार्तिक के चेहरे पर गहरी चिंता और निराशा झलक रही थी। उसने प्लान किया कि वह जैक से और जानकारी लेगा और फिर काइल हेस से मदद लेकर इस समस्या को हल करेगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं माया को इस धोखे से बचा सकता हूं और अपना अकाउंट भी वापस पा सकता हूं, कार्तिक ने अपने मन में ठाना। दुर्भाग्य से जैक को सीएम का असली नाम नहीं पता था। अगर केवल इस जानकारी पर भरोसा करके हैकर को ढूंढना हो कि वह इंडिया यूनिवर्सिटी का छात्र है, तो यह घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा मुश्किल काम था। क्लास में जैक ने कार्तिक का मजाक उड़ाने के बाद सीएम पर बातचीत फिर से शुरू कर दी। हालांकि अब वे बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। ऐसी कोई ठोस बात नहीं थी जो कार्तिक को हैकर की पहचान तक ले जाती। कोई भी कार्तिक के चेहरे पर छाई परेशानी को नहीं देख पाया। जब उसने माया को पहले तोहफे दिए थे तब उसने यह कभी नहीं सोचा था कि उसका अकाउंट हैक हो जाएगा। उस समय यह सब उसे मामूली बात लगी थी, लेकिन अब जैक की बात सुनने के बाद उसे समझ आया कि मामला कितना गंभीर हो सकता है। शायद माया अकेली नहीं थी और हो सकता है कि वह हैकर भविष्य में और मासूम लड़कियों को निशाना बनाए। बहुत सी लड़कियां अपने शौक और इंटरेस्ट के चलते स्ट्रीमर्स बनी थीं, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसके जरिए पैसे कमाने की कोशिश कर रही थीं। सीम उनके लिए किसी सोने की खान जैसा था। अगर हैकर सीईएम के अकाउंट से संपर्क करता रहेगा तो ये लड़कियां उसकी हर बात मान लेंगी। यहां तक कि अगर उनसे किसी अजीब और गलत बात के लिए कहा जाए तो भी वे मना नहीं करेंगी। कार्तिक ने मन ही मन अफसोस किया, काश मैंने अपने अकाउंट को फोन नंबर से लिंक किया होता, इतनी बड़ी समस्या खड़ी नहीं होती। वह असहाय महसूस कर रहा था और सोच रहा था कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जाए। ट्रिन ट्रिन, क्लास की घंटी बजी। जैक के आसपास खड़े छात्र अपनी सीटों पर लौट गए और अगली क्लास शुरू होने का इंतजार करने लगे। सिद्धार्थ ने देखा कि कार्तिक थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ कार्तिक, तुम इतने उदास क्यों दिख रहे हो? क्या सबके मजाक उड़ाने से बुरा लग गया? कार्तिक ने हल्के से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने आगे कुछ नहीं बताया। अगर वह सिद्धार्थ को अपनी चिंता बताता भी तो शायद सिद्धार्थ उसकी बात का यकीन नहीं करता। पिछली रात कार्तिक ने अपने अकाउंट को वापस पाने के तरीके खोजने के लिए बहुत देर तक रिसर्च की थी। वह इतनी देर से सोया था कि अब क्लास में उसका ध्यान नहीं लग रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसने टेबल पर सिर टिकाया और सो गया। जब उसकी आंख खुली तो क्लास खत्म हो चुकी थी। उठ कार्तिक, चलो स्कूल के बाहर बार में चलते हैं। सिंडी और बाकी सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ठीक है, कार्तिक ने अपनी आंखें मलते हुए जवाब दिया और सिद्धार्थ और सूर्यांश के पीछे चल पड़ा। सिद्धार्थ ने धीरे से याद दिलाया, याद है कार्तिक, आज का ट्रीट तुम्हें देना है। मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं, बस बाद में लड़कियों के सामने पैसे खर्च करने में कंजूसी मत करना, थोड़ा दरिया दिली दिखाना। कार्तिक ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। सूर्यांश ने कार्तिक की ओर देखते हुए मुस्कुराया और जोड़ा, अगर तुम आज सही से बिहेव करोगे तो मुझे लगता है कि तुम सिंडी की रूममेट को इंप्रेस कर लोगे। आखिरकार वो इंडिया यूनिवर्सिटी की नहीं है, उसे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा। कार्तिक ने हल्की मुस्कान दी और चुपचाप उनके साथ हो लिया। स्पेंसर, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सिद्धार्थ सूर्यांश की बात सुनकर थोड़ा परेशान लग रहा था। कुछ नहीं, सूर्यांश ने थोड़ा झिझकते हुए जवाब दिया। तो क्या हुआ अगर उन्हें कार्तिक की सिचुएशन का पता चल गया? कार्तिक में कोई कमी नहीं है, बस वो थोड़ा गरीब है। इसके अलावा एक आदमी की जवानी उसकी असली पूंजी होती है। हो सकता है कि अभी वो गरीब हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। सिद्धार्थ ने गंभीर होकर सूर्यांश की तरफ देखा। अरे, मैं तो बस कह रहा था, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? सूर्यांश ने अपने मजाक को हल्का करने की कोशिश की।
सिद्धार्थ ने उसे चेतावनी भरे लहजे में कहा, आगे से ऐसी बातें मत करना। कार्तिक के पास बस हम दो ही दोस्त हैं। अगर हम भी ऐसा सोचेंगे तो बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? भाई, कोई बात नहीं, सूर्यांश बस मजाक कर रहा था, मैंने इसे दिल पर नहीं लिया, कार्तिक ने हंसते हुए कहा। वह जानता था कि सूर्यांश का इरादा बुरा नहीं था और उसने यह सब सिर्फ मस्ती में कहा था। हाँ, मैं तो बस मजाक कर रहा था। कार्तिक, प्लीज इसे सीरियसली मत लेना। सूर्यांश ने तुरंत अपनी सफाई दी। सिद्धार्थ ने दोनों की ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। फिर वह सीधा स्कूल के गेट की तरफ चल दिया। थोड़ी ही देर में कार्तिक और उसके दोस्त भी गेट पर पहुंच गए। सिद्धार्थ, मैं यहां हूं। सफेद टी शर्ट और जीन्स शॉर्ट्स पहने एक लड़की ने सिद्धार्थ को देखकर मुस्कुराते हुए आवाज दी। कार्तिक ने उसकी तरफ देखा। यह सिंडी स्टोन थी। वह वही लड़की थी जिसका पीछा सिद्धार्थ अक्सर करता रहता था। कार्तिक को यह पक्का नहीं पता था कि दोनों रिलेशनशिप में थे या नहीं। सिंडी पहली नजर में कोई ऐसी लड़की नहीं लगती थी जो सबका ध्यान खींच सके। वह बस आम लड़कियों जैसी थी, लेकिन उसकी खासियत यह थी कि वह सजने संवरने में बहुत अच्छी थी। उसके कपड़े और एक्सेसरीज हमेशा ब्रांडेड होते थे, जिससे वह काफी खूबसूरत और आकर्षक दिखती थी। सिंडी और सिद्धार्थ हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। अब वह इंडिया एकेडमी ऑफ आर्ट में पढ़ रही थी। सिंडी अक्सर इंडिया यूनिवर्सिटी आ जाती थी, खासकर जब उसकी क्लास नहीं होती थी। कार्तिक ने उसे कई बार देखा था और उसे एक परिचित के रूप में जानता था। हालांकि कार्तिक के मन में सिंडी के लिए कोई खास अच्छी धारणा नहीं थी। उसने देखा था कि सिंडी महीने के आखिर में सिद्धार्थ के साथ तभी घूमने आती थी जब उसके पास पैसे खत्म हो जाते थे, लेकिन जैसे ही उसे महीने की शुरुआत में भत्ता मिलता था, वह अचानक गायब हो जाती थी। सीधी बात थी कि कार्तिक के नजरिए से सिंडी सिद्धार्थ को अपना एटीएम समझती थी। कार्तिक और सूर्यांश को यह सब अच्छी तरह से समझ आता था, लेकिन चूंकि सिद्धार्थ इस रिश्ते में पूरी तरह से शामिल था, उसे पता नहीं चलता था कि सिंडी असल में क्या कर रही थी। कार्तिक और सूर्यांश कभी इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि उसे यह बात साफ साफ बता सकें, इसलिए वे केवल यह दिखावा करते थे कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे सिंडी! सिद्धार्थ ने उसे गेट पर देखा तो खुशी से भरकर तेजी से उसकी तरफ भागा। तुम देर से क्यों आए? मैं 1 घंटे से ज्यादा समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। सिंडी ने नखरे दिखाते हुए कहा। क्लास अभी अभी खत्म हुई है, जैसे ही मौका मिला मैं सीधा यहां आ गया। सिद्धार्थ को लगा कि सिंडी नाराज हो जाएगी, इसलिए उसने तुरंत सफाई दी। ठीक है, चूंकि तुम क्लास में थे तो इस बार माफ कर रही हूं। सिंडी ने थोड़ी उदासी से कहा और आगे बोली, चलो, मेरे रूममेट्स अब तक आ चुके होंगे, उन्हें इंतजार मत करवाओ। ठीक है। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया और विश्वविद्यालय के पास के बार की तरफ चल दिया। लेकिन तभी सिंडी ने अचानक कार्तिक की तरफ देखा और नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, सिद्धार्थ, ये डिलीवरी बॉय हमारा पीछा क्यों कर रहा है? इसे जल्दी से दूर जाने को कहो। अगर मेरे रूममेट्स ने इसे देख लिया तो क्या होगा? मैं नहीं चाहती कि वे सोचें कि मैं एक असफल डिलीवरी बॉय के साथ घूम रही हूं। सिंडी की यह बात सुनकर सिद्धार्थ और सूर्यांश सन्न रह गए। सिद्धार्थ को समझ नहीं आया कि वो इतनी रूखी और असंवेदनशील कैसे हो सकती है। सूर्यांश ने गुस्से में कहा, सिंडी, तुम क्या बकवास कर रही हो? थोड़ी इज्जत दिखाना सीखो। सिंडी ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रही थी। तुम इतने परेशान क्यों हो? इसके अलावा मैं डस्क में अपने रूममेट्स के साथ मस्ती करने जा रही हूं। इसमें डिलीवरी बॉय को क्यों लाना? मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? सूर्यांश उसकी इस बेरुखी से अवाक रह गया और जवाब देने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पाया। थोड़ी झिझक के बाद उसने कार्तिक का हाथ पकड़ लिया और कहा, कार्तिक, चलो, हमें यहां नहीं रहना चाहिए। ठीक है। कार्तिक ने तुरंत सहमति जताई। उसे भी बार की भीड़ और सिंडी के बर्ताव से कोई दिलचस्पी नहीं थी। रुको, कार्तिक, सूर्यांश, तुम दोनों कहीं मत जाओ। सिद्धार्थ ने जल्दी से उन्हें रोकने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने सिंडी को अपने रूममेट्स को बुलाने के लिए कहा था ताकि वह कार्तिक को उनसे मिलवा सके। अगर कार्तिक अभी चला जाता तो पूरा प्लान बेकार हो जाता। सूर्यांश ने गुस्से से कहा, भाई, सिंडी ने जो कहा वो बहुत अपमानजनक था। अगर वह कार्तिक को नीचा दिखाती है तो फिर हम क्यों जा रहे हैं डस्क? सूर्यांश की बात सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा असहज हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, यार, सच में सिंडी का वो मतलब नहीं था। उसकी बातें भले ही तेज लगती हों, लेकिन उसका दिल नरम है। इसे दिल पर मत लो। मेरे लिए ऐसा कर लो प्लीज।
सिद्धार्थ की गंभीरता देखकर सूर्यांश झिंझका। आखिरकार सिद्धार्थ ने ही उन्हें बुलाया था। भले ही सिंडी की वजह से उनका मन नहीं था, लेकिन वो सिद्धार्थ के लिए रुकने का सोच रहे थे। लेकिन तभी सिंडी ने फिर से ताना मारा, सिद्धार्थ, क्या ये हारा हुआ लड़का डिलीवरी बॉय नहीं है? तुम इसे क्यों लाए? क्या ये काफी शर्मिंदगी वाली बात नहीं है? सिद्धार्थ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सिंडी, क्या तुम एक पल के लिए चुप हो सकती हो? सिद्धार्थ गुस्से में चिल्लाया। वह सिंडी के व्यवहार से शर्मिंदा और परेशान था। फिर उसने सिंडी का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले गया। सिंडी, जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने गंभीरता से कहा। सिंडी ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, अब और क्या कहना है? मैं इस डिलीवरी वाले को डस्क में हमारे साथ बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। अगर मेरे रूममेट्स को पता चल गया तो मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगी। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और असहायता से कहा, सिंडी, कार्तिक आज हमें बार में ड्रिंक पिलाएगा। अगर वह नहीं जाएगा तो फिर बिल कौन देगा? यह सुनकर सिंडी थोड़ी चौंक गई। वो हमें ड्रिंक पिलाएगा? उस जैसे गरीब आदमी के पास इतने पैसे कहां से आए? और हां, तुमने कहा था कि तुम मेरे रूममेट को अपने दोस्त से मिलवाना चाहते हो। वो दोस्त कार्तिक नहीं हो सकता है ना? सिद्धार्थ ने सीधे जवाब दिया, हां, वही कार्तिक है। सिंडी की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या तुम पागल हो? कार्तिक जैसा कंगाल आदमी मेरे रूममेट को कैसे पसंद आ सकता है? प्लीज उसे फौरन जाने को कहो। खुद को और मुझे शर्मिंदा मत करो। सिंडी की बात सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा तमतमा गया। आसपास के छात्र उनकी बहस सुनकर देखने लगे थे। सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा, सिंडी, क्या तुम थोड़ा चुप रह सकती हो? कार्तिक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और मैं उसे बस थोड़ा संभालना चाहता हूं। इसमें गलत क्या है? सिंडी ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, तुम जैसे स्मार्ट लड़के का दोस्त कार्तिक जैसा गरीब क्यों है? यह सुनकर सूर्यांश का धैर्य जवाब दे गया। उसने गुस्से में कहा, सिंडी, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। कुछ भी बोलने से पहले सोच लिया करो। सिंडी ने फिर से मुंह बनाते हुए कहा, मैं हद से आगे कैसे बढ़ रही हूं? मैं तो सच बोल रही हूं। कार्तिक क्या है? एक गरीब डिलीवरी बॉय। और जो भी हो, मैं इस पूरे तमाशे में शामिल नहीं होना चाहती। अगर वह हमारे साथ डस्क में जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। कार्तिक, जो अब तक चुप था, आखिरकार बोल पड़ा, भाई तुम लोग जाओ, मुझे अब इसमें शामिल नहीं होना। यह कहकर कार्तिक बिना किसी को देखे वहां से चला गया। कार्तिक, रुक जाओ। सिद्धार्थ ने उसे रोकने की कोशिश की। फिर वह सिंडी की तरफ मुड़ा और गंभीर लहजे में कहा, सिंडी, अगर तुम्हें कार्तिक के साथ बार में जाना पसंद नहीं है तो तुम अकेले जाओ। सिंडी हैरान रह गई। उसने गुस्से में पूछा, सिद्धार्थ, तुमने मुझसे अभी क्या कहा? सिद्धार्थ ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैंने कहा, अगर कार्तिक नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और हां, आज का बिल कार्तिक देगा। तुम्हें यह बात समझनी चाहिए। अगर तुम नहीं मानती तो खुद चली जाओ। सिंडी का चेहरा गुस्से और हैरानी से भर गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मेरे बजाय एक गरीब डिलीवरी बॉय को चुन रहे हो? सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, सिंडी, मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है, कार्तिक चाहे गरीब हो, लेकिन वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम उसे इस तरह से अपमानित कर सकती हो। अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ डस्क जाने लायक नहीं हैं, तो तुम अकेले जा सकती हो। सिंडी भी गुस्से में चिल्लाई, ठीक है सिद्धार्थ, अब तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। ठीक है, मैं चली जाती हूं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूं? यह कहते हुए सिंडी मुड़ी और गुस्से में वहां से जाने लगी। कार्तिक, जो अब तक चुप था, ने एक कदम आगे बढ़कर धीमी आवाज में कहा, भाई तुम इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मुझे सच में बार में जाने का मन नहीं है, और अगर मैं गया भी तो वो लड़की मुझे पसंद नहीं करेगी। क्यों ना तुम जाकर सिंडी को वापस बुला लो। सिद्धार्थ ने गुस्से से भरी आवाज में जवाब दिया, भाई आज तो वो सच में लाइन क्रॉस कर गई। उसने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कहा? मैं उसे माफ नहीं कर सकता। कार्तिक ने धीरे से सिर झुकाया और चुपचाप खड़ा रहा। समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, भूल जाओ, तुम लोग बाहर चले जाओ, मुझे अपने मजे खराब मत करने दो। कार्तिक के शब्द सुनकर सूर्यांश ने तुरंत उसे पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, सिंडी के बिना क्या हम तीनों बार में नहीं जा सकते? बार में और भी सुंदर लड़कियां हैं। मैं तुम्हारा विंगमैन बनूंगा। सिंडी इस बीच इंडिया यूनिवर्सिटी से निकलने ही वाली थी। तभी उसका फोन बजा। उसने झुंझलाते हुए कॉल उठाई।
हेलो टियाना, क्या हुआ? फोन के दूसरी तरफ से टियाना ने उत्साहित आवाज में कहा। सिंडी, तुम अभी कहाँ हो? नताशा और मैं डस्क पहुंच गए हैं। तुमने तो कहा था कि हमें एक खूबसूरत लड़के से मिलवाओगी, अब तक क्यों नहीं आई? सिंडी बुदबुदाई। कौन सा खूबसूरत लड़का? वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है। नताशा उसके जैसे लड़के को कैसे पसंद कर सकती है? टियाना ने हैरानी से पूछा। डिलीवरी बॉय? किसकी बात कर रही हो? सिंडी ने तुरंत खुद को संभालते हुए जवाब दिया। नहीं, कुछ नहीं। आज का प्लान कैंसिल हो गया है। चलो वापस हॉस्टल चलते हैं। टियाना चौंकते हुए बोली। क्या? सैर रद्द हो गई है? तुम मजाक कर रही हो क्या? नताशा और मैंने अपने ड्रिंक्स का ऑर्डर दे दिया है। यहां तक कि ड्रिंक्स सर्व भी हो चुकी हैं। अब अगर तुम नहीं आ रही हो तो बिल कौन भरेगा? सिंडी गुस्से में चिल्लाई। तुमने इतनी जल्दी ऑर्डर क्यों कर दिया? टियाना ने असहाय होकर कहा। क्या तुमने ही हमसे ड्रिंक्स ऑर्डर करने को नहीं कहा था? तुमने कहा था कि बाद में एक अमीर लड़का आएगा, वो तुम्हारा साइड बॉय है और वो बिल चुका देगा। हमने तो बस उतना ही ऑर्डर दिया जितना तुमने कहा था। सिंडी ने सिर पकड़कर पूछा। तुम लोगों ने कितना ऑर्डर किया? टियाना ने धीमी आवाज में जवाब दिया। ज्यादा नहीं, बस इस बूथ की मिनिमम कीमत $2000 थी, तो हमने उतने का ही ऑर्डर किया। यह सुनते ही सिंडी का चेहरा उतर गया। उसने सोचा था कि अगर ऑर्डर छोटा होगा तो वह किसी तरह बिल भर देगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि टियाना इतनी बड़ी रकम खर्च कर देगी। उसके पास तो अब $500 भी नहीं थे। टियाना ने चुप्पी देखकर पूछा। सिंडी, क्या तुम हमें बेवकूफ बना रही हो? सिंडी ने गुस्से में कहा। मैं तुम्हारी टांग क्यों खींचूंगी? मैं अभी कुछ लोगों को लेकर आती हूं, बस थोड़ा इंतजार करो। कहकर उसने जल्दी से फोन काट दिया और खुद को संभालते हुए वापस सिद्धार्थ और उसके दोस्तों की ओर चल दी। हालांकि वह अंदर से परेशान थी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। बार में टियाना और नताशा पहले से बैठे थे। को वहां नहीं ले जाती तो उसे उनके सामने बहुत शर्मिंदा होना पड़ता। इसलिए चाहे वह कार्तिक को नापसंद करती हो, उसे बार में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सिद्धार्थ ने उसे वापस आते देखा तो मुस्कुराते हुए पूछा। अरे सिंडी, तुम वापस क्यों आई? सिंडी ने अनिच्छा से कहा। क्या तुम इस डिलीवरी बॉय को बार में ले जाना चाहते थे? तो ठीक है, चलो चलते हैं। सिद्धार्थ ने हैरानी से उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला। सिंडी, मैं जानता था कि तुम दिल की अच्छी हो। सिंडी ने तुरंत जवाब दिया। अगर वह तुम्हारा दोस्त नहीं होता तो मैं कभी उसे साथ ले जाने को तैयार नहीं होती, लेकिन सच कहूं, वह एक डिलीवरी बॉय है। वह हमारे जैसे लोगों के साथ कैसे मेल खा सकता है? कार्तिक की तरफ देखकर उसके चेहरे पर घृणा साफ झलक रही थी। सिद्धार्थ ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी सूर्यांश और कार्तिक से कहा, चलो, यह तो शानदार है, अब हम बार में चलते हैं। हालांकि सिद्धार्थ सिंडी के इरादों से अनजान था, लेकिन सूर्यांश और कार्तिक ने उसकी चालाकी भांप ली थी। सूर्यांश ने कदम आगे बढ़ाकर सीधा कहा। सिंडी, पहले तुम उसे रोक रही थीं और अब अचानक उसे साथ चलने दे रही हो, और हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारा इरादा क्या है। सिंडी ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? सूर्यांश ने शांत स्वर में कहा। अगर कार्तिक बार में जाएगा तो हमारी एक शर्त है। सिंडी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। कौन सी शर्त? सूर्यांश मुस्कुराया और कहा, अगर आज का बिल तुम भरोगी तो हम तीनों बार में चलेंगे, अगर नहीं तो हम नहीं जाएंगे। सूर्यांश को यह साफ समझ आ गया था कि सिंडी ने अचानक क्यों अपना मन बदल लिया है। वह जानता था कि सिंडी के लिए वे सब सिर्फ अमीर लड़के थे, जिन्हें वह अपने चलते फिरते एटीएम की तरह इस्तेमाल करती थी। इसलिए उसने सोचा कि यह सही मौका है सिंडी को सबक सिखाने का। सिंडी को उसकी बात सुनकर झटका लगा। वह थोड़ी असहज दिख रही थी। सिद्धार्थ ने यह देख तुरंत कहा, सूर्यांश, क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? तुम सिंडी जैसी लड़की से कैसे कह सकते हो कि वह हमें ड्रिंक पिलाए? वैसे भी जब हम बाहर होते हैं तो हमें किसी लड़की से यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सिद्धार्थ को लगा कि सिंडी ने कार्तिक को बार में लाने पर सहमति देकर पहले ही काफी छूट दे दी है, लेकिन सूर्यांश उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने तुरंत पलटकर कहा, और लड़कियां हमें क्यों नहीं दावत दे सकती? क्या तुम लोग हमेशा नहीं कहते कि पुरुष और महिला समान है? तो अब हमारा मौका है। पिछली बार जब हम बाहर गए थे, हमने ही पैसे खर्च किए थे। सिंडी ने तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया था। इस बार उससे दावत मांगने में क्या बुराई है? सूर्यांश अब गुस्से में था।
पहले वह सिद्धार्थ के कहने पर कई बार सिंडी को खाना खिला चुका था। उसका मानना था कि दोस्ती में यह ठीक है, लेकिन आज सिंडी ने जिस तरह कार्तिक को सबके सामने अपमानित किया, उससे वह चिढ़ गया था। तुम इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो सूर्यांश? तुम तो बड़े कंजूस निकले, सिंडी ने झुंझला कर कहा। सूर्यांश ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं कंजूस नहीं हूं, बस तुम्हें एक मौका दे रहा हूं जेंडर इक्वालिटी का। और सुनो, अगर तुम्हारे पास हमें ट्रीट देने के पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, बस कार्तिक से माफी मांग लो और हम यह सब भूल जाएंगे। सूर्यांश ने ठान लिया था कि वह आज सिंडी को उसकी जगह दिखाकर रहेगा। सिंडी गुस्से और असहायता के बीच फंसी हुई थी। उसने सूर्यांश को घूर कर देखा, लेकिन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह कार्तिक से माफी मांगने की सोच भी नहीं सकती थी, और उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह उनका बिल चुका सके। वह पूरी तरह फंस गई थी। अब उसकी आखिरी उम्मीद सिद्धार्थ ही था। उसने उसकी ओर देखा, उम्मीद करते हुए कि वह उसे इस स्थिति से बचा लेगा। सिद्धार्थ ने धीमे स्वर में कहा, सूर्यांश, छोड़ना। सिंडी शायद पहले जो कह रही थी उसका मतलब वो नहीं था। मुझे लगता है कि हमें इस बार उसे जाने देना चाहिए। कार्तिक, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, भाई कोई बात नहीं, इसे रहने दो, चलो बाहर चलते हैं। सिंडी हैरान होकर कार्तिक को देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कार्तिक, जिसे उसने इतना अपमानित किया था, अब उसके पक्ष में बोल रहा था। दरअसल कार्तिक इस ड्रामे को जल्दी खत्म करना चाहता था। वह बस जल्दी से बाहर जाकर सब निपटाना चाहता था ताकि वह माया का हालचाल लेने घर जा सके। सूर्यांश को कार्तिक की यह बात सुनकर और गुस्सा आ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और सीधा बार की ओर चल पड़ा। सिद्धार्थ ने कार्तिक की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा। उसे समझ आ गया था कि कार्तिक ने खुद को सिंडी के स्तर तक गिरने नहीं दिया और सिद्धार्थ की स्थिति को आसान बनाने में मदद की। अगर यह मामला और बढ़ता तो सिद्धार्थ बहुत मुश्किल में पड़ सकता था। कुछ ही देर बाद सब लोग डस्क बार पहुंच गए। यह बार इंडिया यूनिवर्सिटी के पास सबसे मशहूर था। चूंकि यह नया था, इसका इंटीरियर बहुत मॉडर्न और आकर्षक था। स्टूडेंट्स यहां अक्सर मौज मस्ती के लिए आते थे। बार के दरवाजे पर पहुंचते ही सिंडी अचानक रुक गई। जब सिद्धार्थ और सूर्यांश आगे चले गए तो उसने पीछे मुड़कर कार्तिक से कहा, देखो, जब तुम मेरे रूममेट से मिलो तो उन्हें मत बताना कि तुम डिलीवरी बॉय हो। मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैं तुम्हारे जैसे किसी को जानती हूं, समझे? उसके इस अशिष्ट व्यवहार पर कार्तिक कुछ पल के लिए ठिठक गया। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, समझ गया। सिंडी को कार्तिक का यह रवैया पसंद नहीं आया। उसने अपनी बात आगे बढ़ाई, और हां, मेरे रूममेट्स के बारे में सोचना भी मत। वे तुम्हारे जैसे घटिया आदमी के झांसे में नहीं आएंगी। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। इस बार कार्तिक ने उसे सीधा जवाब दिया, सिंडी, अगर सिद्धार्थ न होता तो मैं तुम्हारे साथ यहां कभी ना आता। और सुन लो, मेरी पहले से ही एक मंगेतर है। मुझे तुम्हारे रूममेट में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिंडी उसकी बात सुनकर हंसी और तंज भरे लहजे में बोली, तुम्हारी मंगेतर है? वाह, किस बात की शेखी बघार रहे हो? तुम जैसे हारे हुए इंसान को कौन पसंद करेगा? कार्तिक ने उसकी बात को अनसुना किया और सीधे बार के अंदर चला गया। बार में दाखिल होते ही कार्तिक ने वहां का माहौल देखा और कुछ पल के लिए ठहर गया। मंद रोशनी, तेज संगीत और चमकदार कपड़ों में लोग डांस फ्लोर पर मस्ती कर रहे थे। माहौल पूरी तरह जवानी से भरा हुआ था। यह पहली बार था जब कार्तिक ने ऐसा कुछ देखा था। उसने चारों ओर देखा और हल्का सा दंग रह गया। सिंडी ने कार्तिक का ये गांव वाले जैसा व्यवहार देखा और एक हल्की हंसी दबा ली। हालांकि सिद्धार्थ और सूर्यांश उसके पास खड़े थे, इसीलिए उसने कोई टिप्पणी नहीं की। तभी बार के कोने से एक लड़की ने सिंडी को देखा और हाथ हिलाकर बुलाया, सिंडी, यहां आओ। लड़की ने टाइट काली टी शर्ट पहन रखी थी, जो उसके फिगर को पूरी तरह उभार रही थी। उसके सुनहरे बाल उसके कंधों पर लहराते हुए गिर रहे थे। हालांकि उसका चेहरा औसत था और वह सिंडी जितनी सुंदर नहीं लग रही थी। सिंडी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए उस तरफ बढ़ने लगी। सिंडी की रूममेट टियाना का फिगर बहुत आकर्षक था। उसके पतले पैर और बड़े सीने ने उसे सामान्य कॉलेज की लड़कियों से अलग बना दिया था। टियाना, मैं आ रही हूं, सिंडी ने जवाब दिया और सिद्धार्थ और बाकी लोगों से कहा, वो मेरी रूममेट है, टियाना जॉन्स। चलो चलते हैं। ठीक है, सिद्धार्थ ने तुरंत हामी भर दी। इसके बाद सिंडी ने कार्तिक की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, कार्तिक,
जब मेरी रूममेट से मिलो तो कोई बकवास मत करना और ये मत बताना कि तुम गरीब हो, समझे? इस पर सिद्धार्थ ने गुस्से में उसे टोकते हुए कहा, सिंडी, क्या तुम रुक सकती हो? सिंडी ने बेपरवाही से जवाब दिया, मेरा मतलब गलत मत समझो। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं कार्तिक के लिए कोई गर्लफ्रेंड ढूंढूं? अगर मेरी रूममेट को पता चल गया कि वो एक फेल इंसान है जो खाना डिलीवर करता है, तो शायद वो उससे बात तक न करे। मैं तो बस उसे एक दोस्ताना सलाह दे रही हूं। फिर वह अपनी बात खत्म करके सीधे बूथ की ओर बढ़ गई। कुछ देर में सभी लोग उस टेबल पर पहुंच गए जिसे टियाना ने पहले से रिजर्व कर रखा था। सबने एक दूसरे का परिचय करवाया। टियाना का चेहरा भले ही औसत था, लेकिन उसकी सेक्सी ड्रेसिंग स्टाइल की वजह से उसके पास हमेशा लड़कों की कमी नहीं रहती थी। वह जानती थी कि सिद्धार्थ हमेशा से सिंडी के पीछे पड़ा था। हालांकि सिद्धार्थ अमीर था, लेकिन उसका लुक बहुत साधारण था। दूसरी तरफ कार्तिक दिखने में सुंदर था, लेकिन उसके गंदे कपड़ों की वजह से टियाना को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं हुई। शुरुआत में टियाना को लगा था कि इस बार सिंडी कुछ अमीर और अच्छे लड़कों को लेकर आएगी, लेकिन जब उसने कार्तिक और सूर्यांश को देखा तो उसकी रुचि तुरंत खत्म हो गई। वह सोफे पर अकेली बैठ गई और अपने फोन में व्यस्त हो गई। टियाना अब बम्बल पर कुछ अच्छे दिखने वाले लड़कों के साथ फ्लर्ट करने में लगी थी। उसे इन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करना सही नहीं लगा। उसने सोचा कि शायद उसे कोई अमीर लड़का मिल जाए। सिंडी ने टियाना से पूछा, टियाना, नताशा कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आई? टियाना ने बिना ध्यान दिए जवाब दिया, वो वॉशरूम गई है। फिर वह वापस अपने फोन पर बम्बल पर चैट करने में लग गई। ओह, तो फिर इंतजार करते हैं। मुझे लगता है कि नताशा जल्दी ही आ जाएगी, सिंडी ने आराम से कहा। अचानक सिंडी ने ऊंची एड़ी पहने एक लंबी और खूबसूरत लड़की को उनकी तरफ आते देखा। नताशा, इधर आओ, सिंडी ने जल्दी से उसे बुलाया। वह खड़ी हुई और उस लड़की को अपनी टेबल तक ले आई। सुनो सब लोग, मैं तुम्हें नताशा से मिलवाती हूं। ये इंडिया एकेडमी ऑफ आर्ट की टॉप 10 खूबसूरत लड़कियों में से एक है, नताशा स्कॉट। सिंडी ने नताशा का हाथ पकड़ते हुए गर्व से उसका परिचय करवाया। जब कार्तिक ने यह सुना तो वह अपना सिर उठाए बिना रह नहीं सका और सिंडी के बगल में बैठी महिला की तरफ देखने लगा। इंडिया एकेडमी ऑफ आर्ट की यह लड़की सचमुच सिंडी और टियाना से ज्यादा खूबसूरत थी। इसके अलावा नताशा में एक अलग ही कुलीनता और शांति नजर आ रही थी। चाहे उसकी पर्सनैलिटी हो या लुक्स, वह बहुत ही हाई क्लास लग रही थी। नताशा ने एक क्रॉस शोल्डर ड्रेस पहनी थी। उसके काले बाल उसके नंगे कंधों पर हल्के हल्के लहरा रहे थे। वह लंबी थी और उसका स्वभाव बहुत ही शांत लग रहा था। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी उसमें एक अलग ही आकर्षण था। मंद रोशनी में वह किसी सपने की तरह चमक रही थी। नताशा, ये मेरे दोस्त हैं, सिद्धार्थ, सूर्यांश और कार्तिक। सिंडी ने मुस्कुराते हुए नताशा का परिचय कार्तिक और उसके दोस्तों से करवाया। नमस्ते, नताशा ने हल्के से अभिवादन किया। हेलो सुंदरी, सिद्धार्थ ने चुटकी लेते हुए कहा। चूंकि सब लोग यहां आ गए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी खाना पीना है ऑर्डर कर लो। वैसे भी आज कार्तिक हमारे लिए दावत दे रहा है। यह सुनकर टियाना ने आश्चर्य से कार्तिक की तरफ देखा। टियाना को हमेशा लगता था कि कार्तिक एक साधारण स्टूडेंट है। उसके कपड़े लत्ते भी बहुत साधारण थे, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि इस बार कार्तिक ही उनकी दावत देगा। इससे टियाना का कार्तिक के प्रति नजरिया थोड़ा बदल गया। उसे लगा कि शायद कार्तिक एक अमीर लड़का है जो गरीब होने का नाटक करता है। टियाना ने सोचा कि वह कार्तिक के बगल में बैठने और उससे बातचीत करने का मौका ढूंढेगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, सिद्धार्थ ने नताशा को कार्तिक के पास बिठा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, नताशा, तुम यहां बैठ सकती हो। नताशा कुछ सेकंड के लिए चौंक गई, लेकिन फिर चुपचाप कार्तिक के पास बैठ गई। हालांकि कार्तिक थोड़ा नर्वस दिख रहा था, लेकिन वह दिखने में ठीक ठाक था और आज की दावत वहीं दे रहा था, तो नताशा ने इसे बुरा नहीं माना। यह देखकर टियाना थोड़ी चिढ़ गई। वह गुस्से में बैठी रही, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। सिंडी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि अगर नताशा को पता चल गया कि कार्तिक असल में गरीब है तो वह तुरंत उससे दूर हो जाएगी। इसलिए सिंडी ने चुपचाप सिद्धार्थ की योजना का समर्थन किया। सबके बैठने के बाद उन्होंने शराब मंगवाई और बातचीत शुरू की। हालांकि नताशा पहली नजर में थोड़ी रिजर्व्ड लग रही थी, लेकिन वह बात करने में झिझक नहीं रही थी। उसने खुद ही कार्तिक से बातचीत शुरू की। आखिरकार यह उनकी पहली मुलाकात थी।
नताशा के मन में अभी कार्तिक के लिए कोई खास भावनाएं नहीं थीं, लेकिन उसे कार्तिक ठीक ठाक लगा। जब कार्तिक ने देखा कि नताशा उससे बात करने में इतनी दिलचस्पी ले रही है, तो उसने भी पूरे जोश से जवाब दिया। इसी बीच कुछ नए लोग रेस्तरां डस्क में दाखिल हुए। लोगों का यह समूह और कोई नहीं बल्कि आयुष था। आयुष वही था जिसे कार्तिक ने कई बार अपमानित किया था। आयुष के साथ अंजलि, मेयंग, रश्मि और उनकी ही कक्षा के कुछ अन्य स्टूडेंट्स भी थे। वे सभी बार में दाखिल हुए। आयुष ने उन्हें एक टेबल दिलवाई जिसकी कीमत $3000 से शुरू होती थी। वे वहीं जाकर बैठ गए। मिस्टर वासुकी, वो आदमी मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है? आयुष के बगल में बैठे चार्ली बोन्स ने कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए पूछा। वो कार्तिक है ना? यहां कैसे आया? रश्मि ने भी कार्तिक को देखा। वह नताशा के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था। यह देखकर रश्मि भी चौंक गई। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये हारा हुआ लड़का यहां आने लायक पैसे जुटा पाएगा। और देखो, वो ऐसी टेबल पर बैठा है जिसकी कीमत हमारी टेबल जितनी है। आखिर इस कार्तिक को अचानक क्या हो गया है? चार्ली ने धीरे से कहा। यह सुनकर आयुष का चेहरा काला पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे शर्मिंदा कर दिया हो। आखिरकार वो सबको यहां लाया था और महंगी टेबल पर बैठने का दिखावा कर रहा था। लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिक उसके जैसी ही टेबल पर कैसे बैठा हुआ है। अंजलि, जो पास में बैठी थी, ने नताशा को घूर कर देखा। नताशा कार्तिक के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। नताशा का फिगर, रूप और कपड़े सब कुछ अंजलि से बेहतर था। यह देखकर अंजलि को जलन होने लगी। हाल ही में उसने कार्तिक से ब्रेकअप किया था, लेकिन अब उसे यह देखकर बुरा लग रहा था कि कार्तिक न सिर्फ उसे भूल गया बल्कि उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर है। कार्तिक और ये लड़की शायद डेट कर रहे हैं, मेयंग ने अचानक कहा। क्या मजाक कर रही हो मेयंग? रश्मि ने तुरंत कहा। कार्तिक तो एक गरीब लड़का है जो डिलीवरी का काम करता है। इंडिया यूनिवर्सिटी में हर कोई यह जानता है। अंजलि के अलावा और कौन उसके जैसे किसी लड़के के साथ डेट करेगा? रश्मि के इस व्यंग्यात्मक जवाब पर मेयंग चुप हो गई। उसने कार्तिक को देखा और कुछ कहने से पहले हिचकिचा गई। मेयंग ने कभी किसी को यह नहीं बताया था कि उसने स्टार होटल में क्या अनुभव किया था। उसके बाद से उसे लगने लगा था कि कार्तिक उतना भी साधारण नहीं है जितना लोग सोचते हैं। इंडिया यूनिवर्सिटी की लड़कियां भले ही कार्तिक को भाव न दें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे स्कूल की लड़कियां भी उसे नकार देंगी, आयुष ने अचानक ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर बाकी सब लोग चुप हो गए। फिर उन्हें समझ आया कि आयुष क्या कहना चाह रहा है। ओह, तो ये बात है। लगता है कार्तिक दूसरे स्कूल की लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए अमीर लड़के होने का दिखावा कर रहा है, चार्ली ने जल्दी से कहा। है आयुष हल्के से हंस पड़ा। वो कई दिनों से कार्तिक से बदला लेने का मौका ढूंढ रहा था। अब जब मौका खुद सामने आ गया था तो वह इसे जाने कैसे देता। मिस्टर वासुकी, क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी कार्तिक की पोल खोल दूं? चार्ली ने आयुष से उत्साह में पूछा। चिंता मत करो, थोड़ा और इंतजार करते हैं, आयुष ने एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा। जब तक वो अपने नकली दिखावे में पूरी तरह सफल नहीं हो जाता तब तक का इंतजार करो। उसके बाद जब सच्चाई सामने आएगी तो मजा आएगा। आयुष की बात सुनकर उसके दोस्तों को तुरंत समझ आ गया कि वह क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ कार्तिक की मेज पर नताशा ने कार्तिक से थोड़ी देर बात की और महसूस किया कि उसका स्वभाव वाकई अच्छा है। वह देखने में भी ठीक ठाक है। सबसे खास बात यह थी कि नताशा को कार्तिक के स्वभाव में बाकी लड़कों से अलग कुछ महसूस हुआ। आमतौर पर लड़के उसे देख गलत इरादे रखते थे। कोई उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता तो कोई और कुछ सोचता, लेकिन कार्तिक के बात करने का तरीका सीधा और ईमानदार था। इससे नताशा को लगा कि कार्तिक एक सुलझा हुआ इंसान है। उसे कार्तिक से दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं लगी। बातों के दौरान नताशा के चेहरे पर हल्की मुस्कान बनी रही। कार्तिक को भी नताशा के स्वभाव और व्यवहार ने प्रभावित किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था। क्या नताशा मुझे तब भी इतनी सहजता से स्वीकार करेगी जब उसे पता चलेगा कि मैं अमीर नहीं हूं? सिद्धार्थ ने देखा कि नताशा और कार्तिक के बीच बातचीत अच्छी चल रही है। यह देखकर वह खुश हुआ, लेकिन सिंडी इससे खुश नहीं हो पाई। उसे लगा कि नताशा और कार्तिक इतने अच्छे से बात कैसे कर सकते हैं। सिंडी सोच रही थी कि अगर नताशा को कार्तिक की सच्चाई पता चल जाए तो वह कैसी प्रतिक्रिया देगी। सिंडी दुविधा में थी कि क्या उसे छात्रावास में नताशा को यह सब बता देना चाहिए।
वह अपनी दोस्त नताशा को सच्चाई से बचाना चाहती थी, लेकिन उसे यह भी डर था कि कहीं नताशा यह न सोचे कि वह उसका साथ नहीं दे रही। सिंडी के विचारों के बीच सिद्धार्थ ने नताशा से एक सवाल पूछा, नताशा, क्या तुम्हारा पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड रहा है? सवाल सुनकर नताशा थोड़ी चौंक गई। फिर उसने हल्की आवाज में कहा, नहीं, मुझे अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जो मुझे पसंद हो, इसलिए मैं हमेशा सिंगल ही रही हूं। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मुझे यकीन है बहुत सारे लड़के तुम्हारे पीछे पड़ते होंगे। सिद्धार्थ ने थोड़ा रुककर फिर कहा, वैसे कार्तिक मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, वह बहुत अच्छा लड़का है और अभी सिंगल भी है। तुम दोनों एक दूसरे को मौका क्यों नहीं देते? यह सुनते ही सिंडी ने गुस्से में कहा, सिद्धार्थ, क्या बकवास कर रहे हो? नताशा और कार्तिक अभी अभी मिले हैं, तुम उन्हें इस तरह क्यों बातों में फंसा रहे हो? सिंडी के इस व्यवहार से सिद्धार्थ निराश हो गया। उसे लगा कि वह मौके को खराब कर रही है। नताशा ने कुछ देर सोचने के बाद धीरे धीरे कहा, सच कहूं, कार्तिक और मैं अभी अभी मिले हैं, दोस्त के तौर पर शुरुआत करना सही रहेगा। सिंडी ने भी तुरंत कहा, हाँ, मुझे भी यही लगता है, दोस्ती से शुरुआत करना सही रहेगा। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को हल्का सा धक्का दिया और धीमी आवाज में कहा, कार्तिक, क्या सोच रहे हो? जल्दी से नताशा को फेसबुक पर ऐड करो, फ्री टाइम में तुम दोनों आराम से चैट कर सकते हो। नताशा ने इसे हल्के में लिया और अपने गुच्छी हैंडबैग से फोन निकालकर फेसबुक खोल लिया। कार्तिक ने झिझकते हुए नताशा को देखा और फिर अपना फोन निकाला। नताशा के बारे में उसकी राय अब तक काफी अच्छी थी। वह सोच रहा था कि अंजलि की तुलना में नताशा कहीं बेहतर है। हालांकि नताशा का स्तर साक्षी सिंह जितना ऊंचा नहीं था, लेकिन कार्तिक जानता था कि साक्षी को उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वह अब इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। कार्तिक ने मन ही मन सोचा कि वह नताशा को अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बता देगा। अगर वह उसके साथ अपनी सच्चाई जानने के बाद भी दोस्ती या डेटिंग के लिए तैयार होती है तो अच्छा रहेगा, नहीं तो वह ऐसे लोगों पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। जैसे ही कार्तिक ने नताशा को फेसबुक पर जोड़ने की कोशिश की, अचानक एक तेज और उपहास भरी आवाज आई, अरे, यह कौन है? क्या यह हमारे यूनिवर्सिटी का फेमस डिलीवरी किंग कार्तिक नहीं है? इस आवाज ने कार्तिक को चौंका दिया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहां खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि अंजलि थी। उसके साथ आयुष, मे, रश्मि और उनके कुछ साथी भी थे। सिद्धार्थ ने अंजलि को देखा और तुरंत उसकी नीयत को भांप लिया। उसने गंभीर आवाज में पूछा, अंजलि, तुम यहां क्या कर रही हो? अंजलि ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या मतलब है तुम्हारा? ये डेस्क सिर्फ तुम्हारा नहीं है। अगर तुम यहां एंजॉय कर सकते हो तो क्या हम यहां नहीं आ सकते? सिद्धार्थ ने गुस्से में जवाब दिया, यह जगह मेरी नहीं, लेकिन यह टेबल हमारी है। तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है, कृपया चले जाओ। अंजलि ने ठाका लगाते हुए कहा, हम सहपाठी हैं, इतनी कढ़ाई क्यों कर रहे हो? ब्रैंडन ने बात को और बढ़ाते हुए कहा, सच कहो, क्या तुम्हें डर लग रहा है, इसलिए हमें भगाने की जल्दी है? रश्मि ने भी तेज आवाज में कहा, हाँ, यही बात है, इतने बेकाबू क्यों हो रहे हो? इस सबके बीच नताशा, सिंडी और टियाना अंजलि और उसके साथियों के अचानक प्रकट होने से हैरान रह गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कौन हैं और इनका कार्तिक से क्या संबंध है। सिद्धार्थ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, डर? हमें डरने की क्या जरूरत है? सूर्यांश ने भी तुरंत समर्थन किया, सही कहा, हमें डरने की क्या जरूरत? कार्तिक पूरे समय शांत खड़ा था। उसने अंजलि और उसके साथियों को देखा। जैसे ही अंजलि ने उसे पुकारा, कार्तिक समझ गया कि उसका इरादा क्या है। अंजलि ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम सबको डर क्यों नहीं लगना चाहिए? क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या करने वाली हूं? अगर मैंने कार्तिक का पर्दाफाश कर दिया तो तुम्हारी सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। अंजलि ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और अपने चेहरे पर घृणा के भाव लाते हुए मुंह बिचका दिया। फिर वह नताशा की ओर बढ़ी और उसे ध्यान से देखते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम इंडिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं हो, है ना? नहीं। नताशा ने हल्के से सिर हिलाया। वह समझ नहीं पा रही थी कि अंजलि आखिर कहना क्या चाहती थी। हे, इसीलिए, अंजलि ने व्यंग्य करते हुए कहा, चलो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूं। मेरा नाम अंजलि है और मैं कार्तिक की एक्स गर्लफ्रेंड हूं। यह सुनकर नताशा ने अवचेतन रूप से कार्तिक की तरफ देखा। सिद्धार्थ ने पहले ही बताया था कि कार्तिक हाल ही में सिंगल हुआ है,
लेकिन नताशा को यह उम्मीद नहीं थी कि वह यहां उसकी एक्स से मिलेगी। वह थोड़ी हैरान रह गई। आप क्या चाहती हैं? नताशा ने अंजलि की ओर देखा और सीधे सवाल किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अंजलि ने मीठे स्वर में कहा। मैं बस तुम्हें कार्तिक के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। मुझे डर है कि तुम जैसी अच्छी लड़की कार्तिक जैसे घटिया लड़के से धोखा न खा ले। अंजलि, तुम ये सब क्या बकवास कर रही हो? सिद्धार्थ ने गुस्से में जवाब दिया। हम तुम्हारा यहां स्वागत नहीं करते। प्लीज अभी चली जाओ। मेरा स्वागत नहीं? क्यों नहीं? मैं अभी अपनी बात पूरी नहीं कर रही, अंजलि ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। फिर उसने कार्तिक की ओर देखा और धीरे से बोली, तुम इंडिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट नहीं हो। शायद तुम्हें कार्तिक के बारे में पता नहीं, लेकिन मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूं। कार्तिक हमारे कॉलेज में गरीब होने के लिए मशहूर है। वह इतना गरीब है कि देखो, उसने ये फटे हुए जूते 3 साल से पहने हुए हैं और कभी बदले नहीं। इसके अलावा वह डिलीवरी का किंग है। खाना डिलीवर करके अपनी जिंदगी चलाता है। मैंने उससे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि वह बहुत गरीब है। नताशा ने यह सब सुना और अविश्वास में डूब गई। हालांकि उसने देखा था कि कार्तिक ने साधारण कपड़े पहने थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना गरीब हो सकता है और डिलीवरी बॉय का काम करता है। अगर वह वाकई खाना पहुंचाने का काम करता है तो फिर उसने यहां सबको ड्रिंक के लिए पैसे कैसे दिए? नताशा के मन में सवाल घूमने लगे। इस बीच तियाना हैरानी से कार्तिक को देख रही थी। वह मन ही मन खुश थी कि उसने कार्तिक को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। उसे लग रहा था कि अगर वह ऐसा करती तो कार्तिक उसे भी धोखा दे सकता था। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद पता कर लो। इंडिया यूनिवर्सिटी में किसी से भी पूछ लो, सब जानते हैं कार्तिक कौन है। अंजलि ने नताशा के शांत रहने पर अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं गवाह हूं कि कार्तिक एक गरीब और असफल लड़का है। हाँ, मैं भी गवाह हूं। अंजलि के साथी भी समर्थन में खड़े हो गए। बाहर में मौजूद ज्यादातर छात्र इंडिया यूनिवर्सिटी के थे। वे अंजलि की बातों का समर्थन करने लगे। कार्तिक को डिलीवरी बॉय के नाम से सब जानते थे। ये बात काफी आम थी। सिद्धार्थ और सूर्यांश को समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालें। आखिर जो कुछ भी अंजलि ने कहा था वह सच था। अंजलि ने कार्तिक को देखती हुई नताशा की तरफ मुड़कर कहा, मुझे लगता है तुम्हें अब तक पता नहीं चला होगा। कार्तिक ने भी शायद तुमसे कुछ नहीं बताया होगा, है ना? और ऊपर से अमीर लड़के होने का नाटक करके तुम पर डोरे डालने की कोशिश की होगी, है ना? नताशा ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। उसने अमीर होने का दिखावा नहीं किया, वो बस मुझे ड्रिंक ऑफर कर रहा था, अंजलि ने व्यंग्यात्मक लहजे में हंसते हुए कहा। ड्रिंक ऑफर करने के पैसे उसके पास हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने लॉटरी का स्क्रैच कार्ड जीता था। उसी के पैसे से तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर रहा है, रश्मि ने भी मजाक उड़ाते हुए कहा। हाँ, उसने लॉटरी जीती और फिर हमारे सारे सहपाठियों को इंडिया पैलेस होटल में खाना खिलाया। वह अमीर दिखने का नाटक कर रहा था, लेकिन सब जानते हैं कि यह सिर्फ किस्मत का खेल था। उसने पैसे का सही इस्तेमाल करना तक नहीं सीखा। वह सचमुच एक मजाक है। मैं, जो अब तक चुप खड़ी थी, थोड़ा झिझकते हुए बोली, हाँ, और उसने मुझसे भी $50,000 ऑफर किए थे, बस मेरे साथ सोने के लिए। लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। पहले खुद को आईने में तो देख लेता, फिर ऐसी बात करता। वह तो मेंढक है जो राजकुमारी को किस करना चाहता है। इस सब के बीच कार्तिक शांत बैठा रहा। जब मैंने उसके बारे में झूठे दावे किए तो उसने बस एक बार उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस चुपचाप बैठा रहा, मानो उसने इन सब बातों को स्वीकार कर लिया हो। नताशा अब गुस्से से भरी हुई थी। वह हमेशा से घमंडी और अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की थी। उसे कभी किसी लड़के से धोखा खाने की आदत नहीं थी। आज जब उसे कार्तिक में थोड़ी रुचि हुई थी, वह खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। अगर यह बात उसके कॉलेज तक पहुंच जाती तो वह सबकी हंसी का पात्र बन जाती। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कार्तिक की ओर देखते हुए गुस्से में पूछा, क्या ये लोग सच बोल रहे हैं कार्तिक? कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे सवाल कर रही हूं, जो ये लोग कह रहे हैं क्या वो सच है? नताशा ने जोर से कहा। कार्तिक, कुछ तो बोलो, सिद्धार्थ ने भी बेचैनी में कहा। कार्तिक ने एक लंबी सांस ली और बिना किसी भावना के जवाब दिया, हाँ, यह सच है। कार्तिक का जवाब सुनकर नताशा हैरान रह गई। वह कुछ देर तक चुप खड़ी रही, फिर व्याकुल होकर एक तरफ देखने लगी। सिंडी, जिसने कार्तिक को ग्रुप में जगह दी थी, अब शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वह हमेशा से घमंडी थी और अब यह साबित हो गया था कि उसने एक असफल इंसान को अपनी टीम में शामिल किया था। यह उसके लिए बड़ा झटका था। अंजलि ने कार्तिक की तरफ देखकर तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है,
अब तो सब सच जान चुके हो, मैं और कुछ नहीं कहूंगी। बाकी का फैसला तुम लोग खुद कर लो। यह कहकर वह मुड़ी और वहां से चल पड़ी। अब उसे बस इस नाटक के अंजाम का इंतजार करना था।